इक्का सार कुछ नहीं मिला लाभ, मगर सरकार जो है वह ठीक है। सरकार यही ठीक है। हाँ, किसान का लाभ मिला सार चाहे न मिले, गाय बकरी और सुअर जो है हाँ। आराम से चल रही हैं। और विधायक जी बता रहे हैं ये गौदान है। महीना जो है किसान बेचारा मरिगा जो है, मेहरिया तीरा नहीं पहुंचा, गाय ताके बैठा, और जहाँ इलेक्शन होगा वही दूसरे दिन जो है घुमाए जो है सब DCM तेरे टास गंगम पेल दिन गई जी, या कहीं की गलती सही बात है। बिल्कुल। आज भी देख लो धोती वही की फाटी है, मगर जो उन्हें ख्यातम जो उन्हें बैठे बेचारा, और जो है तो देखिए रही। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा ये मुद्दा है जो किसानों के नुकसान का है। बस। और जब आम किसान ही रातों रात पता चला कि उसका पूरा दिन पूरा रात खेत पर बैठा हुआ है, तो किस तरीके से अन्नदाता फसल को उपजा पाएगा। जी, 2 रुपया क्या लालच कुछ नहीं है यहाँ, बस इतना लालच है कि ये सरकार में गुंडो एकदम सिलेंडर है। अच्छा, गुंडा राज नहीं है ना, एकदम सही है। जानवर वाली समस्या है। बस और कौन शिकायत रही। तो पूर्ववर्ती सरकारें तो कहती हैं हमारे समय में भी गुंडा राज नहीं था, हमने किस गुंडे को बढ़ावा दे दिया। नहीं, सबसे कंट्रोल यही में है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ने वाले कानपुर जिले के एक बगल में जिला पड़ता है उन्नाव, तो उस जिले में हैं हम हैं। और यहाँ पर एक सन्नी गांव है, तो इस गांव में हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ चाचा लोग दिख गए, तो मुझे लगा कि जनता का जो मत है वो आपसे लेना चाहिए। और लोकसभा के चुनाव में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि फरवरी में चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। इधर आपने देखा ही है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो हिंदी मतलब उत्तर भारत के जो प्रदेश थे, इनमें जो विधानसभा के चुनाव थे उनका रिजल्ट आ चुका है। तीनों राज्यों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है। और इसके बाद अब अगला नंबर लोकसभा का है, तो लोकसभा में जनता किसको अपना मत देगी, वो इसे सेमी फाइनल मान करके अपना चुनाव मतदान करना चाहेगी, या फिर जो है इस चुनाव में परिवर्तन होने वाला है। यही सब जानने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं और जनता का जो भी मत है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो इस गांव में आज हम आए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे कुछ चाचा लोग हमको दिख गए, तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए और जनता का जो भी मत है, जो भी ओपिनियन है, वो आप सभी तक पहुँचाना चाहिए। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानते हैं कि अगले चुनाव में उन्हें किसकी सरकार चाहिए। चाचा, अपना क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार दीक्षित। तो दीक्षित जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। तो आपको ऐसा क्यों लगता है बीजेपी की बनेगी? क्योंकि उधर तो अन्य जो पार्टियां हैं उनका कहना है महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सरकार में जो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो है बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार काम बढ़िया कर रही है ना, इसीलिए बीजेपी की सरकार आपके नज़रिए से बीजेपी ने यहाँ पर गाँव, क्योंकि ये गाँव है, तो गाँव स्तर पर क्या क्या काम किया जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी आएगी? अरे सब रोड है, बिजली है, सभी साधन मतलब पूरे कर रही है जी। रोड वगैरह यहाँ पे बनी हुई है? कौन सी, यही वाली रोड? ये रोड बनी है। हाँ। आपने बिजली की बात की, बिजली यहाँ पर कितने घंटे आती है? बिजली आती है लेकिन बहुत कम आती है। तो अभी तो आपने कहा ना बिजली आती है, लेकिन कम आती है। हाँ। तो औसतन समय कितना रहता होगा आने का? पूर्व की सरकार और आज की सरकार में दोनों में कितना फर्क नजर आया? अरे कम से कम ये मान लीजिए 10-12 घंटे बत्ती आती है, लाइट 10-12 घंटे बस। आती है। तो महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहने वाला है क्या इस चुनाव में? महंगाई मुद्दा नहीं रहने वाला, सीधा बीजेपी ही सरकार बनेगी। नहीं, तो वो तो कहते हैं कि विपक्ष तो कहता है महंगाई बहुत ज़्यादा है सरकार में। दुनिया चिल्लाती है तो क्या करें। वो कहते हैं पहले सिलेंडर 400 में था, अभी जो है 1000 रुपये के लगभग बिक रहा है। अरे वो तो बढ़ रहा, लेकिन जो काम है बीजेपी ही के हाथों होना, समझ लीजिए वो काम पूरा बीजेपी ही कर रही है और काम ही बीजेपी की ही सरकार नहीं, बनेगी। तो आपको उम्मीद है कि क्या सिलेंडर के रेट गिरेंगे अब हो सकता अगर है, इनकी सरकार रही तो? हो सकता है गिर सकते हैं। अच्छा, अन्य जैसे यहाँ पे गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी योजना है, इसके तहत आवास वगैरह लोगों को दिए जाते हैं। गांव स्तर पर उसकी स्थिति क्या है? आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को मिला है? नहीं मिला है, यहाँ तो नहीं मिला। नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्या गरीब नहीं है यहाँ पे? है तो गरीब, लेकिन मिला नहीं मिला। अच्छा, तो भी आपको लगता है जब गांव में लाभ नहीं मिला तो भी आप बीजेपी के मतलब पक्ष में बोलेंगे? हाँ, बीजेपी ही सरकार बनेगी बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे दीक्षित जी थे, इनसे हमने बात की और इनके नज़रिए से इन्हें लगता है कि सरकार बीजेपी की। यहाँ पर हमारे एक दादा हुए, दादा बैठे हुए। दादा जी, अपना नाम बताएं। श्री किशोर मिश्र। तो मिश्रा जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी चाचा? कि बीजेपी की ही बनेगी। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। तो क्यों बीजेपी सरकार क्यों लगती है? इसके कार्यकाल अच्छे हैं बीजेपी के। ऐसा तो नहीं ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कुछ असर होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है ऐसी बात। कि उसे यहाँ पर केवल एक भाई जानवरों की समस्या है, जो खेती बाड़ी के लिए परेशानी है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है बस सरकार से। जी, तो महंगाई, लेकिन विपक्ष तो कहता है महंगाई, बेरोजगारी बहुत है। और हमने अपने कार्यकाल में, जैसे अखिलेश यादव जी की बात करें तो वो कहते हैं हमने अपने कार्यकाल में एम्बुलेंस दी हुई थी 108 नंबर और 100 नंबर का पुलिस की व्यवस्था सही की हुई थी।
तो वो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनका कहना है कि इस सरकार में उतना अच्छा काम नहीं हुआ है, हमें दोबारा मौका दे तो हम अच्छा काम करेंगे। क्या नहीं, काम तो ठीक हो रहा है। यहाँ के सांसद वगैरह केवल सांसद से चिढ़ है। अच्छा, सांसद ठीक यहाँ का नहीं है। अच्छा। और विधायक वगैरह ठीक हैं। बाकी ठीक है, बाकी काम हुए हैं। हाँ, काम हुए। अच्छा, आपके गांव में जो ये स्वच्छ भारत मिशन यानी जो शौचालय की योजना है, इसके तहत कितने लोगों को इसका लाभ मिला होगा? इसमें जनता सहमत है इससे? ज़्यादा हाँ लोगों को मिला है किसान शौचालय। सम्मान निधि एक बहुचर्चित योजना है सरकार की, जिसमें लोगों को 6,000 रुपये साल में किसानों को मिलते हैं। यहाँ पे कितने लोगों को इसका लाभ मिला? इसमें कोई दिक्कत हुई है ज़रूर। दिक्कत हुई? हाँ, सब लोगों को नहीं मिल पाया इसका। अच्छा, हाँ, हमें नुकसान हुआ, नहीं मिल पाया है। आपको भी नहीं मिल पाया? तो आपके पास जमीन है? नहीं, जो हमारी पत्नी के नाम है जमीन। उनको में आती है क्या? हाँ, कम आती है बहुत। कई किस्तों में 4-5 किस्तें आई बस। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कम आती है। तो देखिए, यहाँ पर एक चाचा बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनका भी मत जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? चंद्रभान वाजपेयी। तो वाजपेयी जी, क्या लगता है इस बार आप, वो तो चाचा कह रहे हैं कि बहुत लोगों को लाभ मिला, आप कहते हैं आपका कुछ दूसरा मत था, आप बताएं। का सर कुछ नहीं मिला लाभ, मगर सरकार जो है वह ठीक है। सरकार यही ठीक है? हाँ, किसान का लाभ मिले सर चाहे न मिले, गाय बकरी और सुअर जो है हाँ। आराम से चल रही हैं। और विधायक जी बता रहे हैं ये गौदान है। गौदान है? हाँ। अच्छा, तो 1 महीना बंद करावा रहा, दोबारा जो है घुमाए सब यही टास गंगम छोड़ दी। आप बुराई कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं? सर रहे सही बताया, मगर सरकार यह है, सरकार यह ठीक है। सरकार यही ठीक है? हाँ, महीना जो है किसान बेचारा मरिका जो है, मेहरिया तीरा नहीं पहुंचा, गाय ताके बैठा। और जहाँ इलेक्शन होगा वही दूसरे दिन जो है घुमाए जो है सब DCM तेरे टास गंगम पेल दिन गई। या कहीं की गलती सही बात है? बिल्कुल। आज भी देख लो, धोती वही की फाटी है, मगर जो उन्हें ख्यातम दे उन्हें बैठे बेचारा। और जो है तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा ये मुद्दा है जो किसानों के नुकसान का है। और जब आम किसान ही रातों रात पता चला कि उसका पूरा दिन पूरा रात खेत पर बैठा हुआ है, तो किस तरीके से अन्नदाता फसल को उपजा पाएगा? जी, 2 रुपया क्या लालच कुछ नहीं है यहाँ, बस इतना लालच है कि ये सरकार में गुंडो एकदम सिलेंडर है। अच्छा, गुंडा राज नहीं है ना, एकदम सही है। जानवर वाली समस्या है बस और कौन शिकायत रही? तो पूर्ववर्ती सरकारें तो कहती हैं हमारे समय में भी गुंडा राज नहीं था, हमने किस गुंडे को बढ़ावा दे दिया? नहीं, सबसे कंट्रोल यही में है। यहाँ पर हमारे एक और चाचा, मियाँ जो है सबसे ज्यादा सिलेंडर। तो यहाँ पर देखिए हमारे एक और चाचा बैठे हुए हैं। चाचा, अपना नाम बताएं। हमारा मुन्ना दीक्षित। तो दीक्षित जी, चाचा बताएं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप? सरकार तो बीजेपी ही के बनी भैया। चारों लोग, मतलब पूरा गांव बीजेपी ब्राह्मण है, इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि पाठक जी बैठे हुए हैं ऊपर? बल्कि जो है ब्राह्मणों की तो जो है आलू निकल रही है यहाँ इस सरकार से, जो नेता और विधायक और सांसद हैं, समझो। लेकिन सरकार जो है इन्हीं की बनेगी। अच्छा, EWS का तो असर नहीं है कि सरकार ने सामान्य लोगों को, असामान्य वर्ग को आरक्षण दिया है? ना, ऐसा कोई नहीं है। 10% उसका तो असर नहीं है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, आप लोग पार्टी से तो नहीं जुड़े? नहीं, जनता ही है ना? हाँ। तो देखिए, यहाँ पर सभी लोगों का ने जो है एक सुर में बात कही। अच्छा, चलिए यहाँ पर कुछ बड़े मुद्दों की बात कर लेते हैं। जैसे एक देश के अंदर एक बड़ा 2 मुद्दे आपको पता होगा, एक धारा 370 का जो 2019 में मोदी जी ने हटाई हुई थी, और दूसरा है राम मंदिर का। तो सबसे पहले हम धारा 370 की बात करेंगे, कश्मीर से जो हटी थी। तो अभी चूंकि चुनाव फिर से आने वाला है, विपक्ष के जो नेता हैं उनका कहना यह है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम धारा की वापसी करेंगे। मतलब अगर हमारी सरकार बना देंगे आप दोबारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी का नाम फारूक अब्दुल्ला। इन लोगों ने कई बार कहा है कि अगर सरकार बन गई हमारी और हम केंद्र की सत्ता में आए और हमारे सहयोग से सरकार बनी तो हम जी जान लगा देंगे और कश्मीर से धारा की बहाली करा के रहेंगे। ये तो गलत है, 370 धारा हटा दे। नहीं, ये मोदी जी ने हटाया था, यानी पूरे देश को ये तो जो हटाया उन्होंने सही किया। वो पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो लोग भी शामिल हैं। नहीं, किसी की भी गठबंधन हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उन्होंने जो हटा दिया ये बहुत ही अच्छा कार्य किया। ये अच्छा कार्य किया हटा के। हाँ, और जो धारा 370 के, लेकिन ये लोग बहाली करने की बात कर रहे हैं, तो इनको क्या संदेश रहेगा आपका? अरे भैया, ये जितनी नहीं करी है तो बहाली को यार बातें खत्म हो जाती है। अच्छा, चलिए हम यहाँ पर हमारे एक और दादा हैं, दादा से भी हम बात करेंगे। इन्होंने तो सीधे कह दिया वो जीतेंगे ही नहीं, उसके बाद ही वो देखेंगे कि फिर होता क्या है। तो चाचा, जैसे वो कहते हैं कि कश्मीर से धारा 370 हमने हटाई, तो धारा 370 हटने के बाद यहाँ के लोगों को, भारत को किस तरीके से उसका लाभ मिला? इसका समस्त प्रकार के लाभ मिले। भारत कैसे लाभ मिले?
बहुत से वहाँ से लाभ मिले हैं इनको सबको। कश्मीर से नहीं, जैसे मतलब पहले ये कहते थे कि कश्मीर में मतलब कोई बहर रह नहीं सकता, वहाँ दो विधान, दो संविधान वगैरह वगैरह की नीतियाँ थी वहाँ पे। तो अभी उन चीज़ों में जैसे इनकी सरकार ये धारा हटा दी गई तो उस पर ये चीज़ें बराबर हो गई। लेकिन यहाँ के लोग जैसे कहते हैं यहाँ के लोग वहाँ पे बस सकते हैं, तो ऐसा कोई आपको नज़र आया जो वहाँ पे बसने गया? नहीं, अब ये तो हमारी जानकारी में नहीं है कौन बसने गया, क्या हुआ है ना। कश्मीर से पत्थरबाजी की स्थिति, आप खबरें वगैरह पढ़ते होंगे, कुछ माहौल जैसे पहले या आज की स्थिति में दोनों चीज़ में आप देखते होंगे, पत्थरबाजी होती थी, सैनिकों पे आते मतलब गोलियां वोलियां चला दी जाती थी, आतंकवादी बम फोड़ते थे। तो उन चीज़ों को लेकर के आपने क्या सुधार उधार देखा? क्योंकि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग चैनल हैं, क्या आपने क्या देखा? इसमें काफ़ी सुधार हुआ। वहाँ पर आतंकवादियों पर सरकार ने काफ़ी नकेल कसी है, इससे लोग काफ़ी हताहत हुए हैं। वहाँ के जो आतंकवादी हैं, पत्थरबाजी बंद हुई है, इतनी नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। अब तो विपक्ष का तो कहना यह है कि उन्होंने तो दबा के रखा है वहाँ के आम मुसलमानों को। नहीं, दबा के नहीं रखा, ऐसी बात नहीं। जब आप आतंकवाद करेंगे, जराइम करेंगे, तो उसके लिए सरकार को कानून उठाना मुनासिब है। कानून उसके लिए कार्य करेगा। आपके नज़रिए से चाचा क्या रहेगा धारा 370? क्योंकि हो सकता है आप बीजेपी कोर्ट करते हैं, लेकिन तो भी आपको लगता है ये धारा 370 का एक विशेष मुद्दा होता है, कई मुद्दों पे सरकार से लोगों की सहमति नहीं होती। आप बताएं आपकी सहमति है या नहीं है? हमारी पूरी सहमति है। पूरी सहमति है। तो वो तो कहते हैं अत्याचार हो रहा है, धारा हटा के इन लोगों ने अत्याचार कर दिया बीजेपी वालों ने। अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम मोदी सरकार ने जो हटा दिया धारा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये कहते हैं उधर जो है चीन के बॉर्डर पर जो है चीन धंसा आ रहा है भारत की तरफ, तो और सरकार कहती है कि नहीं, हम बिल्कुल अडिग खड़े हैं, सैनिकों के हौसले बढ़ा रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को आप किस नज़रिए से, क्या चीन वाकई में भारत की तरफ धंस रहा है, या कश्मीर में मतलब कश्मीर के पूर्व जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है, हिमालय की तराई वाला, और चाहे वो जो है सिक्किम राज्य हो, और चाहे वो जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य हो, या फिर जो लद्दाख का क्षेत्र है, इधर की बात हो, तो क्या लगता है मतलब मोदी इनके आने के बाद इन चीज़ों में फ़र्क देखा गया है? यानी कि पहले स्थिति ज़्यादा अच्छी थी, आप ज़्यादा अच्छी? मोदी जो है ये आने ही नहीं देगा, क्योंकि अपने बॉर्डर से अब उनको घुसने नहीं देगा वो। क्यों नहीं, क्यों ऐसा? वो अपनी जो ज़मीन है वो छोड़ेगा थोड़ी। तो पहले क्या घुस आते थे? अरे पहले मान लीजिए, पहले सरकारें जो थी वो तो मनमानी अपने हिसाब से कर रही थी। अब तो मोदी है ना, तो मोदी घुसने नहीं देगा एक मिनट भी। अपना पूरा कवर करेगा जितनी उसकी ज़मीन है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है और वो है राम मंदिर का मुद्दा। ठीक है, हम यहीं इधर चाचा से शुरू करते हैं। तो चाचा बताएं, राम मंदिर के मुद्दे पर एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने प्रयास से बनवाया, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि कोर्ट का फैसला था, हमारे समय फैसला आता, इससे अच्छा मंदिर बनवाते। अभी आपने सॉफ्ट हिंदुत्व भी देखा होगा, अलग अलग पार्टियों ने मंदिर जाना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि राहुल गांधी ने भी अपना गोत्र दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण खुद को बताया। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपने टीवी पर और देखा होगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट मीडिया का ज़माना है, ये चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का हिंदुत्व है या अन्य पार्टियों का हिंदुत्व, दूसरी तरफ इनका हिंदुत्व है, तो दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? ये हिंदुओं की बात करते हैं या वो हिंदुओं की बात करते हैं, या जैसे उनकी नीतियाँ हिंदुओं को लेकर सही हैं या इनकी नीतियाँ सही हैं, या देश में समतावादी सरकार का काम बीजेपी कर रही है या कांग्रेस करती है? भाई हिंदू जो है समाज जो है तो मोदी को लाइक कर रहा है भैया, समझो। बाकी अन्य पार्टी जो है हिंदू को लाइक नहीं करती है। और जो राम मंदिर जो बन रहा है उसके लिए जो है बीजेपी ही तो आभारी है भैया। अन्य पार्टी तो जो है इसका विरोध भी करती थी। अच्छा, जैसे मध्य प्रदेश का भी चुनाव हुआ तो वहाँ पे 48% यानी 48% जो वोट शेयर था वो भाजपा को गया, ठीक, लेकिन जो शेष वोट शेयर था वो अन्य पार्टियों को गया। तो अगर हम अन्य पार्टियों के वोट शेयर में मान भी लें कि 30% मान लो किसी एक जाति विशेष का मिल गया, कौम विशेष का मिल गया वोट, या 40% मिल गया, तो उसमें जो शेष वोट बचा वो हिंदुओं का था, तो वो फिर दूसरी तरफ क्यों ट्रांसफ़र हुआ? अगर जो है मतलब ये हिंदू इनकी तरफ झुका हुआ है। नहीं, वो इसलिए ट्रांसफ़र हो गया कि हो सकता है कि जो है तो ये विपक्ष पार्टी भी जो है कार्य ठीक करने लगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो देखिए, अच्छा, राम मंदिर को लेकर के दो चीज़ें हैं। एक तो ये कहते हैं कि हमने जो है कोर्ट के फैसले का मतलब अपने प्रयास से बना, दूसरे तरफ वो कहते हैं कोर्ट के फैसले से बनवाया। तो आप हमें बताएं कि क्या जो विपक्ष की बात है, वो कहते हैं कोर्ट का फैसला हमारे समय में आता तो हम इससे अच्छा मंदिर बनवाते, तो आपको क्या लगता है इस मामले में कि कोर्ट का फैसला करने के समय मंदिर अच्छा बनता या फिर अभी सही? भाई इनका मंदिर
मान लो कोर्ट के फैसले से आता, इनके पीरियड में आता तब ये बनवाते, जब इनके पीरियड में आया नहीं तो ये बनवाएंगे क्या भैया? जिसके पीरियड में आया हो वही तो बनवाएगा उसको। नहीं तो वो कहते हैं जनता से उनका कहना यह है हमको इस मामले में नजरअंदाज ना करो। जनता जो है उनका जो है पूर्ण बहुमत में बैठा रहे तो उनका सहयोग बना जाए। जब जनता ने बनाई तो बहुमत में कहाँ पहुँची हो? नहीं, वो ये कहते हैं कि आप उनको उनके मतलब बीजेपी के झांसे में मत आइए, कोर्ट का फैसला हमारे समय में आता तो हम भी मंदिर बनवा देते। तो यहाँ पर हम यही चीज़ तो समझना चाहते हैं कि मतलब जनता जो है उनकी बात को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए जनता को। जैसे वो कहते हैं हमारे समय में आता तो बनवा देते, इसलिए वोट हमको दो। अरे जनता अगर समझती तो तुमको बनाती नहीं पहले अगर जनता समझती तो इस बार तो वो कह रहे हैं ना। अरे कह रहे हैं तो उनकी बात का क्या भरोसा कि करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा। जो कर रहा है वही को आदमी देखता है। 22 जनवरी को मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं, तो जाएंगे आप? नहीं, हम भाई जाएंगे तो नहीं जाएंगे। नहीं। अच्छा, जाने में समर्थ हैं, खुश हैं मंदिर बनने से? नहीं, मंदिर बनने से खुश हैं हम भी भैया, ब्राह्मण हैं। आस्था जागृत हुई। तो आप ब्राह्मण हैं तो आप हमें एक बात ये बताएं, जैसे वो तो कहते हैं मंदिर बनने से सिर्फ ब्राह्मणों का विपक्ष में ऐसी तमाम पार्टियां, जैसे आपने सुना होगा कि चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी है, या ऐसी अलग अलग तमाम पार्टियों का कहना है इससे सिर्फ पंडितों को फायदा होने वाला है, बाकी जातियाँ उनको तो पंडित जी तो पुजारी बन के अंदर बैठे, उनको चंदा मिल रहा है, बाकी कहाँ जाएंगे? अरे तो पंडित एक पुजारी बन के बैठा के सारे पंडित थोड़ी पुजारी बन के बैठे। बाकी को रोजगार कैसे मिलेगा? मंदिर बनने उनका कहना मंदिर में अरबों रुपए खर्च हो जा रहे हैं, रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा मंदिर बनने से अन्य लोगों को? नहीं, अन्य लोगों को कैसे मिलेगा भैया? जो पुजारी रहेगा वही तो जो है तुम रोजगार तो मिलेगा, करेगा। कोई अपना कुछ करेगा। कैसे रोजगार मिलेगा आप बताएं चाचा? उनको रोजगार मिलेगा, मंदिर बनने से तमाम सब लोगों को फायदा होगा उससे। किसको फायदा होगा? तो वो तो कहते हैं सिर्फ पंडित जी को फायदा होने वाला है। सभी को फायदा होगा उसमें। नहीं, आप पंडित हैं तो आप तो अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर लोगों को कैसे फायदा मिलेगा? नहीं, जो दुकानें लगाएंगे, कोई फल बेचेगा, कोई मीठा बेचेगा, कोई फूल बेचेगा, तमाम चीज़ होंगे। जो ट्रैफिक वाले हैं वो तीर्थ स्थान लाएंगे, सवारी लाएंगे, उनको फायदा होगा, बस वालों को फायदा होगा। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि आपने पूरा गणित बैठा रखा है कि किस तरीके से किसको फायदा होने वाला है। सभी को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि पूरा चंदा जो आएगा वो तो सीधे अंदर पंडित जी सब समेट देंगे। 1100 कोई चढ़ा रहा, कोई 5100 चढ़ा रहा। नहीं, पंडित जी कहाँ से बैठेंगे? उसमें जो समिति बनेगी, समिति जो पैसा आएगा, सदस्य बनेंगे, उसमें खर्चा किया जाएगा मंदिर के, उसमें तमाम उत्सव होते हैं मंदिर के, उसमें लगाया जाएगा। लोगों को भी रोजगार मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो चलिए, अच्छा यहाँ पर हमारे दद्दू बैठे हैं। दद्दू, क्या लगता है इस बार, मतलब वो मंदिर के मामले में क्या लगता है, वो रोजगार सिर्फ पंडितों को मिलेगा या फिर अन्य लोगों को भी मिलेगा? अन्य लोगों को भी मिलेगा, ऐसे थोड़ी तो मिलेगा, कैसे मिलेगा? भाई धंधा मान आदमी दुकान लगाया है, जो कोई किए है तो उसको फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? उसको भी फायदा मिलेगा। तो वहाँ पे कौन सी दुकानें लग सकती हैं जिससे फायदा होगा लोगों को? अरे फूल है, ये मिठाई है, ये सब अन्य दुकानें, सारी दुकानें लग सकती हैं वहाँ पे। वो कहते हैं, अभी आपने देखा होगा ओबीसी मोर्चे की बात हो रही थी, हाँ भी इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, तो जातिगत जनगणना में ये कहना है विपक्ष का, या वो जो तमाम पार्टी, जैसे बिहार में आपने सुना होगा जाति गणना हुई है और अभी रिजर्वेशन को भी बढ़ा करके वहाँ पे 75% करने की बात कही है। तो उनका कहना है ये उच्च वर्ग पे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मतलब जो ऊंची पोस्टें हैं, ठीक है, हमारे लोगों को नहीं मिल पाता, तो इस वजह से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपको क्या कहेंगे आप इस पर कि या जाति गणना करा के आरक्षण हटना चाहिए, या आरक्षण मतलब या आरक्षण को ऐसे ही करना चाहिए जैसे पंडितों की हिस्सेदारी देश में वो बताते हैं 3%, मान लो ब्राह्मणों की हिस्सेदारी, तो 3% आरक्षण में उनको रिजर्व कर दें, या ओपन में हो, आरक्षण हटा के बात हो, या कैसे चुनाव हो, मतलब कैसे जो नौकरियों की वैकेंसियों की बात है वो किस तरीके से डिक्लेयर हो? आरक्षण अगर हटा दें तो पूरा सामान्य लोग हो जाएगा, मान लीजिए। तो वो कहते हैं ना आरक्षण हट जाएगा, ब्राह्मण संपन्न वर्ग है वो हावी हो जाएगा। वो हावी कैसे होगा? जब सामान्य सब बराबर हो जाएंगे, जिसकी इच्छा होगा वो लड़ेगा, जिसकी नहीं लड़ेगा। नहीं, वो मतलब नौकरियों की बात है, उनका कहना यह है कि देखो जैसे नौकरियों में योग्यता पर नौकरियां मिलेंगी भाई, योग्यता पर मिलेंगी। आरक्षण पर थोड़ा मिल जाएगी, मतलब कुछ आता ही नहीं है उनको नौकरी मिल जाए। ये तो अभी बिहार में तो यही हुआ है। अरे हुआ है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिहार में तो ये 75% करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब ये पुराने समय से सब पंडित हावी हैं, तो इस वजह ब्राह्मण हावी हैं, इस वजह से नहीं है सब, तो गलत धारणा है इनकी, विपक्ष की धारणा गलत है, कोई अभी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन तो यही करने जा रहा है। अभी आपने राहुल गांधी का एक बयान सुना होगा, उन्होंने पत्रकारों से पूछ लिया, बताओ इसमें कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं? हमारी योग्यता के आधार पर सभी को मिलना चाहिए। योग्यता के आधार है, जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं। और जो तुमको जो ब्राह्मणों को ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, तुम्हारे आपके बच्चों को, अरे वो उनको मिल रहा है, जो इसका है मिल रहा है, हिस्सा है, मिल तो रहा है। तो आप अभी तो आपने कहा कि नहीं रिजर्वेशन मुक्त हो, दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, तो दोनों चीज़ें बराबर तराजू कैसे आएंगी? फिर न्याय के पैमाने पर दोनों चीज़ कैसे बैठेंगी? एक तरफ ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, इकोनॉमिक वीक, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण है,
और दूसरी तरफ रिजर्वेशन है, यानी एक तरफ हटाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको भी मिल रहा है 10%। नहीं, उसमें जो कमज़ोर हों उनको मिलना चाहिए। कमजोर को मिलना चाहिए। हाँ, चाहे वो इसके हों चाहे जिसके हों। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे वो बिल्कुल हटा के बात करो। नहीं, ये आपको बात मिला तो आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म हो तो 10% जो 10% ना 50%, कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं होना कोई नहीं, शिक्षा के अनुसार पर जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस खत्म कर दें। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। तो वो सारे आरक्षण खत्म करने तो वो ये चाहिए। कहते हैं ना, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, जैसे उनका कहना ये है सरकारी जो पैमाने, हो सकता है जमीन पे ऐसा ना हो, लेकिन सरकारी पैमाना, सरकारी जो आंकड़ा है वो ये कहता है जो सवर्ण है वो संपन्न वर्ग में आता है, उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास पहले ज़मींदारियां रही हैं, तो ऐसा उनका कहना है। ज़मीनें नहीं, और तमाम ऐसे निम्न वर्ग के लोग इनके पास नहीं, वो भूमिहीन है। तो वो अपने कर्मों के अनुसार है ना, अपने कर्मों के अनुसार है ना। जमीनें जिसके पास हैं आज भी हैं, किसी के पास नहीं है, कोई ने ज़मीन अपना बनाया है, ये तो अपने बिजनेस पर है। नहीं, तो ये तो आज़ादी के समय से ही, जब देश आज़ाद हुआ था तभी 10% रिजर्वेशन जब संविधान में ये उसकी घोषणा की गई थी, ये तभी हुआ था कि वंचित, जो शोषित वंचित लोग हैं उनको दिया जाएगा। नहीं, 10% आरक्षण जो है तो ये बाद में लागू हुआ है, पहले तो ये आरक्षण कहाँ लागू हुआ था। 10 साल तक दिया जाएगा, मतलब ये है। तो ये तो आजीवन चल रहा है ना, इसे खत्म करना चाहिए। 10 साल तो हो गए, खत्म कर दें। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए आरक्षण। तो कुल मिला के आपका कहना है ईडब्ल्यूएस का हो चाहे जिसका हो, आप किस सामान्य होना चाहिए। आप किस कैटेगरी से आते हैं? हम ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं। खेती है आपके पास? बिल्कुल है। तो आपका तो काम चल जाएगा, लेकिन जो तमाम वंचित लोग हैं उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके पास जमीनें थी, उन्होंने जमीनें बेच के खा लिया, तो कोई क्या करे उसको। वो कहते हैं हमारे तो पहले से नहीं है कि हम। ऐसा ही नहीं सकता है, पहले से उठा के देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था जमीनें हैं कि नहीं हुई? जमीनें सबके पास पहले थी। पहले थी। चलिए देखिए, यहाँ पर भैया ने अपनी बात रखी और हमने सबसे बात की है। यहाँ पर एक हमारे युवा साथी हैं, रोजगार की स्थिति क्या रहने वाली है? कौन सी क्लास में, मतलब कॉलेज में हो, कॉलेज लाइफ में, कॉलेज में कौन सी क्लास है? बीए कर रहे हो, तो रोजगार की स्थिति क्या रहने वाली है? रोजगार की स्थिति बढ़िया है। बढ़िया है। तो सरकारी नौकरी मिल सकती है? सरकारी नौकरी जो काबिल है उसको नौकरी मिलेगी। तो वो तो कह रहे हैं कि सब निजीकरण किए दे रही गवर्नमेंट, सरकार तो सब निजीकरण में बढ़ रही है आगे, मतलब कि सब प्राइवेट दिए दे रही है, चाहे वो रेलवे के ठेके, मतलब चाहे रेल डिपार्टमेंट हो या प्लेन डिपार्टमेंट हो। प्राइवेट करते सबसे बढ़िया है। प्राइवेट निजीकरण के समर्थन में है। सरकारी आदमी देखो बैठे बैठे खाते हैं। तो सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? काम सरकारी नौकरी क्या जरूरत, जब प्राइवेट करो पैसे बढ़िया मिलेंगे। अरे अच्छा, तो लेकिन आदमी तो तैयारी इसी वजह से करता है कि भैया 12 से मिले, परमानेंट रहेंगे में। सरकारी वाले काम कहाँ सही से करते हैं, प्राइवेट वाले काम सही करते हैं। निजीकरण हो जाए तो विपक्ष तो बड़ा विरोध कर रहा है निजीकरण का। विपक्ष तो विरोध करेगा ही, विपक्ष का यही काम है विरोध करना। तो आपके अनुसार जैसे मास्टर जो टीचिंग डिपार्टमेंट है जैसे, तो ये पूरा निजीकरण में दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट सर्विस में है? नहीं है, तभी आप कह रहे हैं क्या ऐसी वजह है? नहीं, ऐसी वजह नहीं, हम देखते हैं ना। तो आपके कोई रिलेशन में है कोई गवर्नमेंट सर्विस? कोई नहीं है। कोई नहीं, तभी आप कह रहे हैं। अगर अच्छा, यहाँ पे है किसी के कोई सरकारी सर्विस में, आपके परिवार में है कोई भी? हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहता है। आपके परिवार में भी है कोई? कोई नहीं, यहाँ कोई कोई नहीं। नहीं। आपके चाचा? आपके यहाँ कोई नहीं है? अच्छा चलिए, तो जो देखो जो जिस डिपार्टमेंट में है कहीं ना कहीं उसका समर्थन है। तो आज हमने यहाँ पर, ये सन्नी गाँव है ना, तो यहाँ आज हमने ये कानपुर ज़िले के जस्ट बगल में गंगा जी के तट पर एक गांव है सन्नी, तो आज हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की और यहाँ हमने सभी लोगों से बात की। अलग अलग टॉपिक पे बात हुई है हमारी, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर पे का बात हो, चाहे वो गाय की बात हो, तो कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों पे बात हुई। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया है, बस शर्ते नाराज़गी सिर्फ गाय के मुद्दे पर है। वही नाराज़गी है जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो गाय का एक मसला है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशानी में हैं। तो मेरा वीडियो अगर आप सभी तक मैं चाहूँगा कि ये उन लोगों तक इसको शेयर करें जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, ताकि इस समस्या का हल निकले और आम किसान को राहत मिल सके। जो लोग रात भर जाग करके पूरा दिन बिताते हैं खेत पर, फिर रात बिताते हैं, उनको इस कष्ट से निजात मिले, मेरी ये कोशिश है। साथियों, तो आज की वीडियो में हम अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।